हम अपने आप को 30 मार्क का समझ रहे थे कि हमने राजस्थान बोर्ड में मैथ्स के हम टॉपर हैं और आईआईटी तो हम यूँ निकाल देंगे। तो जब मार्कशीट आई फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तो मैथ्स ही एक अकेला सब्जेक्ट था जिसमें थोड़े से पॉजिटिव मार्क्स थे, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स ने दोनों ने मिला के बढ़िया किया और मार्क्स आए -5। लेकिन -5 आने का एक फ़ायदा होता है कि अब आप उससे नीचे नहीं जा सकते। -5 मार्क्स आने का मतलब है कि अब आप कुछ भी करो, अब आप उससे बेटर ही बनोगे, उससे कम कुछ नहीं होना। फिर नेक्स्ट ईयर हमने ठान लिया कि भाई इस माइनस को कुछ तो प्लस में लाना है। तो अगले साल हमने एग्ज़ाम दिया और फिर हम आए ऑल इंडिया रैंक, गेस करें, 15। आईआईटी बॉम्बे हमें मिला, जो कि उस टाइम का सबसे बेस्ट कॉलेज था, आज भी है, टॉप 2 में हमेशा रहता है। और अभी भी अगर आप आईआईटीज़ की बात करेंगे तो आईआईटी बॉम्बे आपको नंबर 1 पे मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी तरीके से आप उनको कॉलेजेस को देख लें। अब ये बात मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि भाई मैंने कोई महान काम कर दिया है, ठीक है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप किसी भी दिन सपना देखना शुरू करें, वो सपना पूरा हो सकता है। अगर आप -5 नंबर लाके भी आप सपना देखना शुरू करें, तो भी आप अगले साल, सिर्फ 1 ही साल का टाइम है, तो भी आप अगले साल आईआईटी बॉम्बे में पहुंच सकते हैं, ठीक है जी। और वो मार्कशीट मेरे पास अभी भी है, मैंने बड़ी संभाल के रखी है, क्योंकि वो एक ऐसी मार्कशीट है जो मेरे को हमेशा अपनी औकात याद दिलाती है, ठीक है जी। तो ऐसी चीज़ों को हमें संभाल के रखना ही चाहिए। आईआईटी बॉम्बे जाने के बाद में अब मैं थोड़ी सी अपनी पर्सनल चीज़ें इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं नॉर्मली करता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब किसी स्कूल कॉलेज में जाता हूँ तो मैं ये कहानी आपको ज़रूर बताता हूँ, और मेरा मन भी करता है बच्चों के साथ ये शेयर करने का, क्योंकि इससे शायद आपको ये लग जाए कहीं ना कहीं, अगर आपके दिमाग में ये आ गया ना कि यार इसने कर लिया तो मैं कर सकता हूँ, तो मैं फिर सफल हूँ। मतलब मेरा जो आने का पर्पज़ है ना, वो फिर मेरा फुलफिल हो गया है वो। तो इस वजह से मैं ये पर्सनल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आईआईटी बॉम्बे में आपको पता ही है कि वहाँ पे बहुत, मतलब कोई ही मुश्किल से कोई बचता है जिसका वहाँ से प्लेसमेंट ना हो। तो आईआईटी बॉम्बे से जब हम पास हुए, एक बढ़िया से पैकेज की, अच्छे से पैकेज की नौकरी लेके, तो फिर दिमाग में आया कि नहीं, ये तो नहीं करना है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है, तो मुझे सिविल इंजीनियर ही बनना है, कोई प्राइवेट नौकरी इस तरीके से नहीं करनी है। तो हम आ गए साहब, हमें पता चला, देखो सपना जब देखना है तो सबसे बड़ा वाला देखना है। सबसे बड़ा वाला कि 12th क्लास में जब हम थे तो हमें पता चला कि आईआईटी कुछ है, तो हमने AIEEE का फॉर्म भी नहीं भरा। मेरा ये मानना है कि अगर आप कुछ किसी भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो फिर बेस्ट की तरफ जाएं। फेल होंगे तो फिर देख ही लेंगे, कोई ना कोई ज्ञान दे ही देगा कि कहाँ जाना है, ठीक है। तो पहले बेस्ट के लिए जाएं। तो आईआईटी बॉम्बे हम बेस्ट गए। फिर हमें पता चला कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे बढ़िया क्या है जी। तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे बढ़िया है, यूपीएससी ही एक एग्ज़ाम करवाती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम। तो हम आ गए दिल्ली, हमने यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया। तो उस साल हम इंटरव्यू में पहुंच गए, पहले ही बार है। उसी साल गेट नाम का एक और एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो वो ऐसा एग्ज़ाम था जो देने की इच्छा नहीं थी, लेकिन गेट, हमारे आईआईटी में प्रोफेसर थे तो उन्होंने कहा था कि भाई गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है, तुम यहाँ बड़ा आईआईटी करते रहते हो, गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो पूरे इंडिया के इंजीनियर्स के लिए एग्ज़ाम है। तो अगर तुम प्रूव करना चाहते हो कि तुम कुछ अच्छे हो, तुम अच्छे इंजीनियर हो, तो फिर गेट का एग्ज़ाम दे के दिखाओ, तब तुम्हारी औकात सामने आएगी। यहाँ तो तुम अपने आईआईटी वालों के बीच में कुछ कर रहे हो, ठीक है। 90 का तुम्हारा बैच है, 90 में तुम्हें क्या पता चल रहा है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। पूरे इंडिया के बच्चों से जब कॉम्पीट करोगे तब तुम्हें पता चलेगा। तो फिर हमने गेट दिया, बस जस्ट प्रूव करने के लिए भी हम भी अच्छे हैं, ठीक है। तो गेट से क्या होता है कि तब ये शुरू हो गया था कि जो PSUs होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो भारत सरकार की कंपनियां होती हैं, वो गेट के स्कोर से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाने लग गई। तो गेट देने का मन तो नहीं था, लेकिन कुछ ठीक ठाक
आईआईटी वालों ने, हमारे प्रोफेसर्स का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतना पढ़ा दिया कि हम गए और तो वहाँ पे 99.5 ऐसा कुछ परसेंटाइल हमारा बन गया। ठीक है जी। तो इंडियन ऑयल उस टाइम की सबसे बेस्ट कंपनी थी, अभी भी है PSUs में। तो हम इंडियन ऑयल पहुँच गए गेट के इंटरव्यू से। उधर वो इंटरव्यू हमारा क्लियर नहीं हुआ इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला, तो हमने कहा चलो गेट के थ्रू इंडियन ऑयल। और तब होता है ना कॉलेज में बच्चों को सबसे पहले होता है कि भाई अपने पैसे कमाने, अपने पैसे कमाने। ठीक है, तो हम भी उधर चले गए। तो इंडियन ऑयल एक ऐसी कंपनी है, महारत्ना कंपनी है वो भारत सरकार की। महारत्ना मतलब भारत सरकार की जो कंपनियां होती हैं उनको अलग अलग हम बांटते हैं। महारत्ना है, फिर नवरत्नाज हैं, फिर मिनी रत्नाज हैं। ठीक है, तो इंडियन ऑयल महारत्ना कंपनी है। अब महारत्ना कंपनी है तो बढ़िया प्रॉफिट कमा के दे रही है सरकार को, बढ़िया प्रॉफिट कमा के दे रही है तो बढ़िया सैलरी भी दे रही है। तो इंडियन ऑयल ने हमें काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज दिया। उसके अलावा जितना कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको बढ़िया उसमें इंसेंटिव्स मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप में से कोई जाना चाहता है या किसी तरह इंडियन ऑयल की तरफ किसी का रुख हो तो हमसे बात करें, बहुत पैसा देते हैं वो। ठीक है जी। आपको मोबाइल ख़रीदने के लिए लो जी 15,000 रुपये, आपको लैपटॉप खरीदना है लो जी 1 लाख रुपये, आपको फर्नीचर खरीदना है लो जी 3 लाख रुपये। ठीक है जी। आपको चश्मा खरीदना है जी लो जी 8,000 रुपये। ठीक है, मतलब वो बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं उनके। ठीक है, तो सैलरी प्लस इंसेंटिव्स, तो बड़ा अच्छा पैकेज है उनका। इंडियन ऑयल में हम गए तो इंडियन ऑयल में इंटरव्यू में हमने बस एक ही शर्त रखी कि हम ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग का हमें कुछ काम चाहिए। मतलब उन्होंने फिक्स नहीं किया था उस टाइम तक, तो हमने कहा हमारी जिद बस इतनी सी है कि भाई हम सिविल इंजीनियरिंग का काम करेंगे जहाँ भी जाएंगे। तो उन्होंने हमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग ऑफिसर बना के भेजा इंडियन ऑयल में। हमने मेरठ और अलीगढ़ में पोस्टिंग रही है, तो मेरठ में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था एक इंजीनियरिंग का, तो हमने वो उसका प्रोजेक्ट इंजीनियर बना के भेजा, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था वो। लेकिन फिर शायद वो होता है ना कि कुछ किस्मत में कुछ और होता है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आ गई। उज्ज्वला योजना में हमें बना दिया अलीगढ़, मैनपुरी और हाथरस का नोडल ऑफिसर, और हमें वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, और हमें सेल्स मैनेजर बना दिया LPG का, कि आपको उज्ज्वला योजना को क्रियान्वित करवाना है। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें भेजा गया। तो फिर वही बात हो गई यार, मैंने कहा यहाँ तो आए थे हम इंजीनियरिंग करने, हमसे सिलेंडर बिकवा रहे हैं, ये तो गलत बात है। ठीक है जी। तो फिर वहाँ 3-1 महीने तो थोड़ा सा सोचा, लेकिन उसी टाइम एक अच्छी बात ये हुई कि वहाँ पे जब उज्ज्वला की मीटिंग्स होती थी तो बड़ी हाई लेवल की मीटिंग्स होती थी। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लोग वहाँ पे मीटिंग ले रहे थे। तो एक मीटिंग में एक जॉइंट सेक्रेटरी साहब ले रहे थे, तो वो होता नहीं है, मैंने कहा यार ये आदमी है जिसकी सब सुन रहे हैं। ठीक है जी, बाकी सब इसको जवाब ही दे रहे हैं, सवाल सिर्फ अकेला ही पूछ रहा है। मैंने कहा यही बनेंगे अब तो। ठीक है जी। तो फिर हमने इंडियन ऑयल से दे दिया रिज़ाइन। अब ये एक अच्छी बात है कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं इस मामले में, कि जो मैंने डिसीज़न लिया मेरे पेरेंट्स ने हमेशा उसको सपोर्ट किया। कि जब पेरेंट्स की इच्छा थी कि बच्चा डॉक्टर बने, बच्चे की इच्छा थी इंजीनियर बने, तो उन्होंने हमारे डिसीज़न को सपोर्ट किया। फिर ये बड़ी अच्छी बात थी हमारे लिए। तो ऐसे ही जब हमने कहा कि भाई हम रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो पापा ने कहा कि हाँ जी बताओ। तो मैंने 22 जुलाई को या ऐसे कुछ एक डेट फिक्स करी थी कि मैं 22 जुलाई को रिज़ाइन करूँगा, कुछ 3.5 साल पूरे हो रहे थे या ऐसा कुछ था। ठीक है, तो मैंने कहा इतने साल का मेरा पूरा एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो हम 19 तारीख को पापा से बात कर रहे हैं कि हम रिज़ाइन करेंगे। तो पापा बोल रहे हैं कि भाई तू आज ही भेज दे, हो सकता है तेरा 2 दिन में मूड चेंज हो जाए, तू ना करे। तो फिर उन्होंने 19 को ही रिज़ाइन भिजवा दिया। ठीक है, तो हमने 19 को ही रिज़ाइन कर दिया। फिर हम आ गए रिज़ाइन करके दिल्ली आने के बाद में 2017 का हमने अटैम्प्ट दिया पहला। दिसंबर जनवरी में हम दिल्ली आए थे, मई में एग्ज़ाम था, तो 2017 का एग्ज़ाम दिया, लेकिन प्री पास नहीं हुआ था। फिर 2018 का हमारा सेकंड अटैम्प्ट रहा, हमने इंटरव्यू दिया, हम फेल हो गए। जिस दिन हमने इंडियन ऑयल छोड़ा था उस दिन बस ये सोच के छोड़ा था कि यूं गए और यूं आए। तो जैसे ही पहली बार प्री फेल हुए ना,
तो फिर से औकात याद आ गई। मैंने कहा यार अपन तो सोच के आए थे कि अभी गए पहले अटेम्प्ट में अपन आईएएस बन गए और तुरंत बस कलेक्टर लग के आ गए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। तो चलो दूसरा अटेम्प्ट देते हैं। दूसरे अटेम्प्ट में हम पहुँचे इंटरव्यू तक, 2018 वाला था। प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू। तो बड़ा एकदम इंटरव्यू पे जाने के बाद में आदमी की उम्मीदें बहुत जग जाती हैं, ठीक है, कि प्री में फेल हो जाए तो आदमी सोच लेता है कि यार मेरी कमी है, मेंस में फेल हो जाए तो यार मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी। इंटरव्यू देने के बाद सबको यही लगता है कि मेरा तो पक्का होगा, और मुझे भी ये लग रहा कि मेरा तो पक्का होगा। तो 2018 का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। अब यूपीएससी की खास बात क्या है ना, कि आपने प्री दिया, आपने मेंस दिया, आपने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में आप फेल हो गए तो आप वापस आ जाओ नीचे, सांप सीढ़ी वाला खेल है। 99 पे आपको सांप काट गया, 1 पे वापस आ गए, फिर से प्री देना पड़ेगा। 2019 का हमने फिर से प्री दिया, फिर से मेंस दिया, फिर इंटरव्यू दिया, बड़ी उम्मीदों के साथ कि भाई चलो एक बार तो हो जाता है, इंटरव्यू में थोड़े ऊपर नीचे हो गया होगा कुछ, इस बार तो पक्का हो जाएगा। 2019 में हम फिर फेल हो गए, ठीक है जी। फेलियर की कहानियां बताना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता है कि फेलियर की कहानियां बताना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने सक्सेस की कहानियां बहुत सुनी है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे, अभी साहब ने ये तो बता दिया कि इन्होंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, लेकिन उसके पीछे एक प्रोसेस है, ठीक है, और वो प्रोसेस जो है ना वो जानना ज़रूरी है। तो ये कहानी भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये लाइफ के वो फेलियर्स हैं जो आपको समाज की नज़र में चाहे वो फेलियर्स हों, लेकिन वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। मतलब 2018 के एग्ज़ाम ने जो हमें सिखाया, 2019 के जो एग्ज़ाम ने हमें सिखाया, वो बहुत ही, मतलब उसको ऐसे नहीं, मैं किसी चीज़ से माप नहीं सकता, तोल नहीं सकता कि उसने मेरे को क्या बनाया, ठीक है। बहुत एक अच्छा इंसान बनाना, एक नॉलेजेबल पर्सन बनाना, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करते ही आप दुनिया के बारे में जानने लगते हो और आपको इंटरेस्ट आने लगता है। फिर 2020 का हमने एग्ज़ाम दिया, तो इस बार लकीली हम फाइनल लिस्ट में थे, इंटरव्यू तक पहुँचे, तो फिर से उम्मीद थी, लेकिन इस बार इतनी उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा यार 2 बार फेल हो रखे हैं, तो पता नहीं इस बार भी होगा या नहीं होगा, तो थोड़ा सा उसी तरीके से रिज़ल्ट को देखा, और जब लिस्ट में नाम दिखा तो मज़ा सा ही आ गया, ठीक है जी। फिर हमने 2021 में फिर से दिया कि 2020 से हमें आईपीएस मिल रहा था, तो हमने कहा यार आए तो कलेक्टर बनने थे, ठीक है, आईएएस बनने आए थे तो हम तो आईपीएस ही रह गए। तो 2021 में हमने फिर से एग्ज़ाम दिया। तो 21 वाले एग्ज़ाम में भी सेम हुआ, प्री मेंस इंटरव्यू कर लिया, इंटरव्यू के बाद में रिजल्ट आया तो सेम वही रैंक, 5 ऊपर नीचे हुई बस, फिर से हमें आईपीएस मिल गया। तो अब मैंने कहा यार नहीं, आए तो आईएएस बनने थे। मैंने आईपीएस वाली ट्रेनिंग से 1 साल के लिए छुट्टी, मैंने कहा बनना तो आईएएस है। 1 साल की छुट्टी लेके 2022 वाला हमने फिर एग्ज़ाम दिया, हम फिर प्री पास किए, मेंस पास किए, इंटरव्यू पास किए, फिर रिजल्ट आ गया और फिर हमारी रैंक आई आईपीएस वाली। तो हम 3 बार आईपीएस बन गए। ठीक है जी। तो फिर समझ में आया कि यार हमेशा जो आप सोचते हो सकता है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हो, तो जो मिल गया है फिर उसमें अपना बेस्ट करेंगे। मुझे पुलिस को लेके जो छवि थी ना, मुझे लग रहा था कि यार ऐसा बनना पड़ेगा तभी पुलिस हो पाएगी, इसलिए मेरे को आईएएस बनने की थोड़ी सी ज़्यादा चाह थी। फिर जब पुलिस की ट्रेनिंग में आए आईपीएस में, तब हमें पता चला कि ये कितना वास्ट डिपार्टमेंट है, कितना मल्टी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है ये। इसमें आप कितने सारे लोगों के लिए कितना सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये एक अकेली सर्विस है जो इंस्टेंट जस्टिस देती है कि एक आदमी मेरे पास आया, अभी मैं एसएचओ की चेयर पे बैठा हूँ, एक आदमी अपनी कंप्लेंट लेके मेरे पास आया, सिर्फ मुझ पे डिपेंड कर रहा है कि उस कंप्लेंट का आगे क्या करना है। अगर मैंने उस कंप्लेंट को वहीं रोक दिया तो हो सकता है उस आदमी के साथ न्याय ना हो। अगर मैंने उस कंप्लेंट को आगे भेज दिया, उस कंप्लेंट के बारे में 4 बार अपने किसी सबऑर्डिनेट से पूछ लिया कि भाई तूने इसमें क्या किया, हो सकता है उस आदमी का बहुत भला हो जाए। तो अब मैं अपनी सर्विस को लेके बहुत संतुष्ट हूँ। मैं इन जनरल भी अपनी लाइफ में बड़ा संतुष्ट सा इंसान हूँ। मेरी नज़र में सफलता ये है कि आज आप लोग
मेरे सामने बैठ के मेरी बात को इतने ध्यान से सुन रहे हैं, ये मेरे लिए सफलता है। और अगर मेरी बात से आप किसी के भी दिमाग में इतना सा भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया कि यार ठीक है, -5 नंबर लाने वाला भी आईआईटी में जा सकता है, या 3 बार यूपीएससी में फेल होने वाला भी आईपीएस बन सकता है, या गांव के किसी छोटे से स्कूल में पढ़ने वाला जहां सिर्फ 2 ही टीचर थे, 2 ही कमरे थे, ऐसे स्कूल में पढ़ के पेड़ के नीचे कह का की बोलने वाला बच्चा भी किसी दिन आईपीएस बन सकता है। अगर इस बात से आपको थोड़ा सा भी ये लग जाए कि यार मैं भी कर सकता हूँ, तो फिर ये सफलता है मेरे लिए। अब मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में कोई सवाल हो, किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड, किसी पर्सनल इश्यू से रिलेटेड, या इन जनरल कोई बड़ा सपना लेके चलते हैं, तो हमारे अंदर डर भी उतना ही बड़ा होता है कि क्या हम उसे अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपने बोला कि आपने वो जॉब छोड़ी, बहुत अच्छे पैकेज पे छोड़ी, उसके बाद में आपने यूपीएससी की तैयारी की, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक अंदर डीमोटिवेशन आता है, उससे आपने कैसे डील किया? बिल्कुल, देखो डीमोटिवेशन मेरे को वर्ड थोड़ा अजीब सा ही लगता है। डीमोटिवेशन पता नहीं आता है या नहीं आता है, बट हाँ डर थोड़ा सा लगता तो है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो इस बात का श्रेय जाता है जब हम 12th के अगली साल जब हमने आईआईटी की कोचिंग करी थी, हमने आईआईटी की तैयारी करी, तो उसी साल सीकर में एक इंस्टीट्यूट खुला था प्रिज्म करके, ठीक है, हमने वो ज्वाइन किया था। प्रिज्म में एक टीचर थे हमारे मनोज चौधरी साहब, उन्होंने हमें ये सिखाया है। मतलब इसका पूरा श्रेय जो है वो उनको जाता है। और वो एक दुष्यंत कुमार जी की एक लाइन है, वो हमेशा हमें बोलते थे, जब भी आप जैसा कोई सवाल हमारे दिमाग में आता था तो हम उनके पास जाते थे, तो वो बताते थे कि भाई कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, ठीक है। तो मनोज सर ये बात हमें कब कहते हैं। तो डर का ऐसा है, अब तो बताने भी लग गए हैं टीवी वाले, ऐड वाले भी, कि डर के आगे जीत है, ठीक है। तो डर का ऐसा है कि डर उतना ही लगता है इंसान को जितना वो खुद डरना चाहता है। तो बस ये वही बात है सर कि अगर आपको थोड़ा सा डर लग रहा है तो फिर एक बार छलांग मार दीजिए, ठीक है। अगर कूदने से डर लग रहा है तो एक बार छलांग, मुझे पर्सनली, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मतलब मुझे पानी के अंदर जाते ही मुझे ऐसे लगता है कि, लगता था बोलूँगा क्योंकि अब मैं ओवरकम कर चुका हूँ उस डर को, तो मुझे ऐसे लगता था कि भाई मैं तो बस गया और मैं डूब गया। मतलब पैर जाते ही मेरी सांस फूल जाती थी, पैर पानी में, अभी मेरी गए नाक के पास तो पानी आया भी नहीं है, उससे पहले मुझे लगता था कि भाई पानी चला गया शरीर में, ठीक है। फिर एनपीए में गए, एनपीआई नेशनल पुलिस एकेडमी, जहाँ आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ उन्होंने हमें स्विमिंग करना सिखा दिया, ठीक है जी। फिर हमने 50 मीटर स्विमिंग कर ली। फिर उन्होंने कहा कि कूदना जी 3 मीटर की से, मतलब क्वालिफाइंग है स्विमिंग वैसे, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 मीटर नॉन स्टॉप आपको स्विमिंग करनी है, और 3 मीटर ऊपर जो एक उन्होंने वो बना रखा है पेडिस्टल, उससे आपको कूदना है पानी में। तो पहले दिन जाके बस ऐसे खड़े हो गए कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, वही डर वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि डर लग रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे लगा कि यार कूद जाते हैं, इतने सारे खड़े हैं, कोई ना कोई तो बचा ही लेगा, ठीक है। तो ये सोच के हम कूद गए। अब एक बार कूद गए तो फिर पानी में भी गिर गए, पानी के अंदर भी चले गए, पानी से बाहर निकलना भी आ गया, ठीक है, सब कर लिया हमने। तो डर उतना ही है जितनी देर तक हमारे दिमाग में है वो यहाँ रहता है। जिस दिन आपने यहाँ के डर पे काबू पा लिया, डर खत्म है जी। जी और बताएं। हाँ जी मैडम, आपने भी शायद हाथ खड़ा किया था जी, आप ही। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एक अब जब तैयारी शुरू करते हैं तो हर बच्चे के मन में ये होता है कि मैं सोसाइटी के लिए ये करूँगा, सोसाइटी के लिए वो करूँगा जी जी। बट जब वो फील्ड में जाके हम देखते हैं जी। तो ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रहेगी। जी, मतलब जी। वो लोग, अगर लोग उसके तक समस्या लेकर पहुंच रहे हैं ना, जी जी वो उसको तो हल कर पा रहे हैं, जी बट वो लोगों के बीच में जाके नहीं देख पा रहे कि समस्या क्या है। जी जी जैसे उसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं,
हैं सर। जी। जैसे कस्तूरबा गांधी जो प्लानिंग बनी हुई है हम्म, वो बच्चों के लिए बनी हुई है, उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसहारा है। हम्म, बट वो वहाँ पे मिडिल क्लास लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं जो मतलब एजुकेशन के बारे में अवेयर भी है। हम्म, और अगर हम उन लोगों से जाके मिले ना, मतलब जो भी झोंपड़पट्टियों में जाके मिले, हम्म, तो वो आज भी वहाँ पे ये मानते हैं कि एजुकेशन है वो हमारे यहाँ रिवाज नहीं है पढ़ाने का। हम्म, तो प्लानिंग तो उसके लिए बनी थी ना, बिल्कुल। मिडिल क्लास बच्चों के लिए तो नहीं बनी थी। और वहाँ पे अगर एक बार जो चीजें प्लान होगी तो वहाँ पे आके कोई चेक नहीं करता सर, वो फाइलों तक। तो क्या अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है हम्म, तो क्या वो वास्तव में काम कर पाएगा जी? मेरा सवाल ये है, मेरे मन में, खुद के मन में ये सवाल है सर। जी। तो ये सवाल मेरे दिमाग में भी था, ठीक है। ये सवाल मेरे दिमाग में हमेशा रहा है कि क्या हम जो करना चाहते हैं वो सच में हम इससे कर पाएंगे। और एक सवाल ये कि जो बन गए हैं वो कर क्यों नहीं रहे, ठीक है जी। ये सवाल भी मेरे दिमाग में बहुत आया। तो इस सवाल का जवाब मिला मुझे एक दिन हमारे, क्योंकि जिस कोचिंग से मैंने आईएएस की प्रिपरेशन करी है वो कोचिंग बहुत छोटा सा कोचिंग है और उसमें 30 बच्चे क्लास में होते थे। तो उस कोचिंग का बहुत ही सिंपल सा रूल है, टीचर वहाँ 2 ही हैं, सारे सब्जेक्ट 2 ही टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई इकोनॉमिक्स के अलग अलग टीचर है, फिर ज्योग्राफी के लिए अलग टीचर है, हिस्ट्री के लिए अलग टीचर, ऐसा नहीं है वहाँ पे, ठीक है जी। लेकिन उस कोचिंग की खास बात क्या है कि उसमें हम आपस में जितने स्टूडेंट्स हैं ना वो सब आपस में डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। तो एक दिन हम ऐसे ही किसी बात पे डिस्कस कर रहे थे, तो ये हुआ कि भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या खामियां हैं, ठीक है। ये ऐसे मतलब नॉर्मल जैसे बात कर रहे होते हैं, अपन बैठ के बात कर रहे होते हैं तो ऐसे बात कर रहे थे। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उनको ऐसे हुआ कि भाई बताओ भाई आपके स्कूल में क्या कमी थी, आपके स्कूल में क्या कमी थी। तो वहाँ पे जो बच्चे थे जो एक अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे थे तो उनका कहना था कि सर हमारी स्कूल में तो सर कूलर नहीं हुआ करता था, हमारी स्कूल में तो सर बस की व्यवस्था नहीं थी, या हमारी स्कूल में सर ये नहीं था, ठीक है। तो फिर उस दिन मुझे ये समझ आ गया, मैंने कहा यार जो आईएएस आईपीएस बन रहे हैं ना वो उस तबके से बन रहे हैं जो उनकी समस्याएं ही वो हैं। अब मान लो कि किसी के स्कूल में, मान लो मैं बचपन में किसी ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ कंप्यूटर नहीं था और मैं आईएएस बन गया, तो मैं ये करने की कोशिश करूंगा कि यार सारे स्कूलों में कंप्यूटर पहुंचना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर इससे पंगा क्या हो जाता है, इससे पंगा ये हो जाता है कि राजस्थान के कुछ ऐसे स्कूलों में कंप्यूटर पहुंच गया जहाँ पे लाइट का कनेक्शन नहीं है ना। अब ऐसा नहीं है कि जिसने किया है उसकी नीयत गलत है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब उसने वो सोचा तो आदमी, जैसे अब मैं भी कोई डिसीजन लूंगा तो मेरे पीछे की जो 20 साल 30 साल की जो मेरी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आएगा ना। तो ये हो सकता है। तो मुझे इसका एक सोल्यूशन ये लगता है कि गांव की समस्याएं अगर सॉल्व करनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर नहीं पा रहे हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और सिस्टम एक बहुत अच्छा तंत्र है जो कि जिसकी वजह से आज हम इतने सारे स्कूल्स, इतने सारे रोड्स गांव-गांव तक पहुंचा पा रहे हैं, गांव के बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं और फिर गांव के बच्चों को मौका मिल रहा है। लेकिन मुझे ये भी लगता है साथ में कि अगर गांव से निकला हुआ बच्चा उस पोस्ट पे जाएगा तो वो गांव की समस्याओं के बारे में जड़ से जानेगा, जड़ से, क्योंकि उसने उन समस्याओं को जिया है। जो बाकी लोग, अगर कोई दूसरा बंदा अगर आईएएस आईपीएस बनता है तो ये हो सकता है कि भाई उसने वो चीज़ें सिर्फ अखबार में पढ़ी हों, किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ी हों, लेकिन अगर कोई बच्चा जिसने वो ज़िंदगी जी है वो वहाँ पहुँचेगा उस दिन वो उसका पक्का सॉल्यूशन निकालेगा। तो मैडम जो आप शिकायत कर रहे हैं उस शिकायत का जो सॉल्यूशन है वो आपके हाथ में है। आप वहाँ पहुँचें, आप उन समस्याओं को सामने लेके आएँ और आप उसके लिए सॉल्यूशन निकालें। अगर आप जैसे बच्चे उस टेबल के इधर की तरफ आ जाएंगे उस दिन उन समस्याओं का और जड़ से निस्तारण हो पाएगा, ठीक है जी। तो आप आएँ, आईएएस बने। और कोई स्टूडेंट? जी जी सर जैसे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहा हूँ जी जी तो उसमें एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट ऐसा है कि कितनी प्रिपरेशन करूँ लेकिन एग्ज़ाम में दिमाग में नहीं है।
50+ स्कोर कर देता हूँ, 60 कर देता हूँ, लेकिन लिस्ट में नाम नीचे तो आएगा। उसके लिए क्या? जी, ये बहुत ही एक कॉमन समस्या है। आप बैठे प्लीज़, इस पे 2 मिनट अपन बात कर ही लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम देते टाइम उनके दिमाग में कुछ भी नहीं रहता। वो एकदम ऐसे क्या बोलते हैं, बत्ती गुल हो जाती है उनकी, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों की दिक्कत है। ये दिक्कत जो है वो मेरे हिसाब से इसके पीछे का रीज़न है फेल होने का डर। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में अपने साथ फेल होने का डर लेके जाएंगे तो ये वाली चीज़ होगी। जितना ज़्यादा बड़ा डर उतना ज़्यादा आपका दिमाग ब्लैंक आउट होगा, ठीक है। तो किसी भी एग्ज़ाम को सिर्फ इस तरीके से लें कि भाई बस एक सिंपल एग्ज़ाम है। कोई भी एक एग्ज़ाम में किसी की ज़िंदगी नहीं जा रही है, ठीक है। ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। आज मैं IPS नहीं होता तो मैं लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा होता, ठीक है जी। और मतलब इतना मैं श्योर हूँ कि मैं इतना अच्छा कर रहा होता कि फिर भी मैं किसी स्कूल में जाके ऐसे भाषण दे रहा होता। बस वो एक IPS का शायद टैग ना होता, लेकिन मैं कुछ और अच्छा कर ही लेता। तो आप सबको भी ये कॉन्फिडेंस अपने आप पे होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर ही लूँगा, ठीक है। जिस दिन आप इंडियन ऑयल छोड़ते हैं उस दिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर UPSC नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लूँगा। अगर ये एग्ज़ाम फेल हो रहे हैं आप तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे साथ के जो मेरे 10th 11th के जो दोस्त हैं, 8th 9th 10th 11th 12th में जो दोस्त साथ में रहे हैं, सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेट हैं आज, ठीक है। जिनमें से कुछ ऐसे भी थे जो पढ़ाई में कमज़ोर थे, कुछ ऐसे भी थे जो बहुत अच्छे थे, कुछ ऐसे भी थे जो मीडियम से थे, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वालों में अगर मैं आज देखूं कि जो 8th 9th क्लास में जो हम बच्चे साथ में पढ़ा करते थे, उनमें सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला वही है जिसके सबसे कम मार्क्स आते थे। उसने अपना बढ़िया बिजनेस बना रखा है, ठीक है, और बहुत पैसे कमा रहा है वो। तो अगर आप उसको सफलता माने तो उसने भी अच्छा कर लिया। नहीं करता था, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था तो कोई बात नहीं, फिर भी लाइफ में तो अच्छा कर ही रहा है ना। हम बस इतना कोशिश अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि जो हम करेंगे उसको 100% देंगे, लेकिन साथ में दिमाग पे ये वजन नहीं लाना है कि भाई नहीं हुआ तो मैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरी ज़िंदगी, कुछ ना होना, ठीक है। ये नहीं कर रहे हो तो ये कर लोगे, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में काम करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास में। तो हम कुछ बस ये कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लूँगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। हाँ जी, चलो 5 मिनट और। मैं पूछूं आपसे? सर बिल्कुल, सर बिल्कुल। साइकोलॉजी क्वेश्चन नहीं है। जी जी थैंक यू सर। 2 बार आप इंटरव्यू में क्लियर नहीं कर पाए। जी सर। बाद में आपने एनालिसिस जरूर किया होगा कि क्या कारण रहा। जी सर। क्या आप उस एनालिसिस पर थोड़ी सी प्रकाश डाल सकते हैं? सर अब ये थोड़ा सा, अब मेरी कुछ चीज़ें हैं ना, वो थोड़ी सी जो नेचुरल चीज़ें हैं ना उनके थोड़ा डिफरेंट सा है, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हम फेल हो जाते हैं तो हम ये कर रहे होते हैं कि मैं फेल क्यों हो गया, मैं फेल क्यों हो गया, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं किया, मैंने यहाँ पे क्या कर लेता, मैं यहाँ पे क्या कर लेता। मेरा शायद ऐसा मानना है कि कोई बात नहीं, फेल हो गए तो ठीक है। तो मैंने अगले अटैम्प्ट में कुछ भी अलग नहीं किया है, ठीक है जी। मैंने 2018 के अटैम्प्ट में भी मैंने वही किया था, 19 के अटैम्प्ट में भी मैंने वही किया, 20 में भी मैंने वही किया। बस ये हो गया कि वो इतनी बार कर लिया मैंने कि 20 में अब UPSC के बस की नहीं रही मेरे को फेल करना, ठीक। कितनी बार करेंगे वो भी, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता क्योंकि मैं किसी एक चीज़ को फेलियर का रीज़न नहीं मानता, ठीक है। अब मार्क्स मान लो मेरे फाइनल लिस्ट से एक बार मेरे 10 मार्क्स कम आए थे, 11 मार्क्स कम आए थे। अगर 11 मार्क्स और आते तो मैं फाइनल लिस्ट में आ जाता। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो 11 नंबर मेरे कहाँ आने चाहिए थे। एसए के पेपर में आ जाते तो भी मैं पास था, GS में आ जाते तो भी मैं पास था, ऑप्शनल में आ जाते तो भी मैं पास था, इंटरव्यू में आ जाते तो भी मैं पास था, सब में 1.5 नंबर बढ़ जाता तो भी मैं पास था, ठीक है जी।
तो ये पता नहीं चलेगा ना कि किस जगह से। तो अगर हम उस पर ओवर थिंक करने लग जाएंगे, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ हेल्प भी करती है कि वो थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं और फिर अपनी कमियों को वो छांट पाते हैं। मैं शायद उतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं अपनी एक एक ऐसे इतना ज़्यादा एनालिसिस के बाद मैं अपनी चीज़ों को छांट पाऊँ। तो फिर जो मेरे बस की नहीं थी वो मैंने नहीं करी। मैंने कहा चलो ठीक है यार, 1.5 नंबर बढ़ जाए, कहीं पे भी बढ़ जाए, क्या फ़र्क पड़ रहा है, 11 नंबर बढ़ाने हैं, ठीक है। तो अगले फिर से वही किया, तो अगले साल वो लकीली थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए, 60-70 नंबर बढ़ गए, तो थोड़े ऊपर आ गए, ठीक है। उसके अगले साल फिर से 5-4 नंबर बढ़ गए, ठीक है। बस एक अंतिम प्रश्न आपसे सर जी सर। कोई इंटरव्यू के दौरान ऐसा कोई प्रश्न रहा हो जिसका आप जवाब ना दे पाए हो? सर जरूर बहुत सारे होते हैं। जरूर बताइए, वो क्वेश्चन में जरूर बताइए, हम बच्चों को शेयर कर लेंगे। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ यूपीएससी इंटरव्यू के बारे में, जो बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई है, जो ये फेसबुक पे और ये डालते रहते हैं ना, वो मुर्गी पहले आई, अंडा पहले आया, वो इस गिलास को उठाए बगैर रसगुल्ला खा के दिखाओ, ठीक है, वो दीवार पे उल्टे पैर से चढ़ जाओ या नीचे सिर करके चल लो, ऐसा कुछ ना होता, ठीक है। यूपीएससी का इंटरव्यू जो होता है, वो जो हम कर रहे हैं अभी, यही होता है। वो बैठ के आपसे बात करते हैं, डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी कितनी बढ़िया है, उतनी अच्छी बात करते हैं वो आपसे, उतनी देर तक बात करते हैं। नॉर्मल बातें होती हैं, बेटा पढ़ाई कहाँ से करी, अच्छा आईआईटी चले गए, तो आईआईटी में सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ा, यार वहाँ के बाद तो बढ़िया प्लेसमेंट लग जाता है, तो तुमने प्लेसमेंट छोड़ी क्यों? अच्छा उसके बाद तो तुम इंडियन ऑयल में चले गए, तो इंडियन ऑयल को क्यों छोड़ दिया? अच्छा इंडियन ऑयल छोड़ दी, मतलब इतना पैकेज छोड़ा है तू, तो फिर ठीक है, तो फिर तूने तो सिविल इंजीनियर था, तूने सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल क्यों नहीं लिया, ऑप्शनल लॉ क्यों लिया तूने, ठीक है। अब लॉ ऑप्शनल लेने के पीछे की कहानी सुनाओ। तो मतलब जो नॉर्मल सवाल आते हैं, आपके दिमाग में भी वही सवाल आ रहे हैं, बोर्ड के दिमाग में भी वही सवाल आते हैं, कुछ चीज़ें वो पूछ लेते हैं फिर ये जानने के लिए कि भाई आप आसपास की चीज़ों से कितने जानकार हैं, उनके कितनी नॉलेज है आपकी, तो थोड़ा बहुत उस पर बात हो जाती है। जैसे मैंने अभी कहा कि रशिया यूक्रेन पे बात करनी है, तो वो कर लेंगे थोड़ी बहुत अगर उनको लगता है, ठीक है। वो पूछ लेंगे भाई आप खाली टाइम में क्या करते हो, मैंने कह दिया भाई किताबें पढ़ता हूँ, तो उन्होंने कहा भाई किताबें पढ़ते हो, तो बताओ लास्ट में कौन अभी रिसेंटली कौन सी किताब पढ़ी है। अब मैंने उसका नाम बता दिया, ठीक है, बढ़िया किताब है एक, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, अमर्त्य सेन साहब की, तो मैंने तभी पढ़ी थी। अब मेरी किस्मत अच्छी बोलो या ख़राब बोलो, जो बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने भी वो तभी पढ़ी थी। फिर 10 मिनट हमारी जो बात हुई है उस किताब को लेके, ठीक है, ये लास्ट इंटरव्यू की बात बता रहा हूँ मैं, तो उन्होंने बढ़िया आराम से वो कह रहे हैं कि यार मेरे को तो वो किताब पढ़ के ये लगा, मैंने कहा नहीं सर मेरे को तो उस वाले से ये लगा। होता है ना, एक चीज़ को पढ़ के सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर आदमी अपना एक वो निकालता है कि भाई ये आदमी ये कहना चाहता है। एक भाई वो गीता की लाइन सुनी है ना आपने, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, तो उसके कितने सारे इंटरप्रिटेशन है। कोई कहता है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, कोई कहता है ऐसा थोड़ी होता है, फल की इच्छा किए बगैर कर्म कैसे होगा। कोई बोलेगा कि नहीं यार फल की इच्छा करो, लेकिन उस फल की इच्छा करो जो भगवान तुम्हें देना चाहता है बस, लेकिन तुम कर्म करते जाओ। कोई बोलेगा नहीं नहीं तुम्हारा फल तो पहले से डिसाइडेड है, भगवान ने डिसाइड कर रखा है तुम्हारे में कर्म करना है। मतलब इतने सारे इंटरप्रिटेशन है, वो जिसको जो सूट करता है वो वाला इंटरप्रिटेशन उसका निकाल लेता है, ठीक है। तो फिर काफ़ी अच्छी बात हुई उस पर कि अच्छा आपको क्या लगता है, उस टाइम के लिए उन्होंने ये लिखा है, गांधी और टैगोर के बारे में उन्होंने बात करी है अपनी किताब में, तो आपको क्या लगता है जो गांधी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, जो टैगोर कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि गांधी गलत है, मुझे ऐसा लगता है कि टैगोर ठीक है। नॉर्मल बातें, ठीक है जी, बस यही होता है इंटरव्यू। कोई ऐसा स्पेसिफिक सवाल मेरे दिमाग में, हाँ ये बड़ा वो था, मतलब ये सवाल ऐसा था कि अब कभी कभी क्या होता है ना कि आप जैसे इन सब चीज़ों में लग जाते हो तो आप टीवी भी देखना छोड़ देते हो, ठीक है। तो इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया कि भाई आप राजस्थान के सीकर ज़िले से आते हैं, मैंने कहा हाँ जी। तो बोले नागौर डिस्ट्रिक्ट, मैंने कहा सर पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है हमारा। तो बोले नागौर से आजकल एक बंदा है जो बड़ा फेमस हो रहा है। तो मैंने कहा सर मेरे को तो कोई आइडिया है नहीं कि कौन फेमस हो रहा है, मतलब या तो फेमस हो रहा, ऐसे क्षेत्र में फेमस हो रहा होगा जिससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ये बोला नहीं मैंने, ये सब ये बोलने की बात है, ये नहीं बोल सकते आप वहाँ पे इंटरव्यू में बैठे हो आप, बट मैंने यही बोला। मैं सोच ये रहा था, मैंने कहा यार कौन होगा ऐसा, तो मैंने कहा नहीं सर आई एम सॉरी आई डोंट नो अबाउट द पर्सन। तो उन्होंने बोला कि अच्छा वो टीवी जगत में फेमस हो रहे हैं।
तो मैंने कहा साहब तो टीवी तो आजकल वैसे ही छूटा हुआ है, यूपीएससी के नाम से छोड़ ही रखा है, ठीक है, तो टीवी देख नहीं रहे। तो फिर उन्होंने बोला नहीं वो टीवी में संगीत जगत में कुछ कर रहे हैं वो, मेरे को अभी भी नहीं चमका। फिर उन्होंने बोला कि भाई वो इंडियन आइडल में कोई सिंगर है। अब भाई उन्होंने रात को इंडियन आइडल देख लिया, टीवी पे आ रहा था, नागौर वाला लड़का गाना गा रहा था, उनके दिमाग में आ गया कि भाई नागौर का लड़का, इसको तो पता ही होगा। अब मेरे को नहीं पता था तो मैंने बोल दिया सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट, ठीक है, आगे से देख लिया करेंगे भाई, इंटरव्यू जाने से पहले अगर इंडियन आइडल आ रहा होगा तो देख के जाएंगे और क्या करें। ठीक है, जैसे सर कह रहे थे ना कि अब कि भाई आप फेलियर के पीछे, अगर आप मैं ये सोच के मान जाऊँ यार उस क्वेश्चन की वजह से मैं फेल हो गया था, है ना, अगर ये मान लूँ तो अब मैं क्या इंडियन आइडल देखना शुरू कर दूँ? भाई मेरे से तो ना देखा जाएगा वो। ठीक है। मॉक इंटरव्यू मैडम में अगेन ये वो वाली बात है जो बाकी लोग करते हैं, शायद अच्छा ही करते हैं और अच्छा उनको हेल्प होता होगा। मैंने जो मॉक इंटरव्यू दिए वो सिर्फ इतने थे कि हम मेरी कोचिंग में जो 30 बच्चे थे उनमें से हमने 12 ने मेंस दिया था और उसमें से हम 8 लोग इंटरव्यू दे रहे थे। तो मॉक इंटरव्यू हमारे यही होते थे कि जो 8 लोग इंटरव्यू हम दे रहे हैं उनमें से हम 5 को उधर बिठा देते थे और एक इधर बैठता था, तो वो 5 सवाल करते थे, तो हम अपने 3-4 इंटरव्यू आपस में करते थे। तो बस मैंने वही मॉक इंटरव्यू दिए हैं, इसीलिए आपको यूट्यूब पे मेरा कोई इंटरव्यू नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने किसी कोचिंग में इंटरव्यू दिया नहीं है। जी जी मैम। वैसे तो आपने जो अपनी स्टोरी बताई है जी जी ये आपके हार्ड वर्क और डेडिकेशन, आपकी स्टडी की वजह से, जी जी। आप अपनी लाइफ में क्या लक का रोल मानते हैं कि लक भी कोई रोल प्ले करता है? ये मैडम बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन हो गया। क्योंकि देखो इसका आंसर मैंने जैसे ही बोला कि हाँ जी लक का रोल होता है तो आप लोग सब जस्टिफाई कर लोगे, हाँ मेरी तो किस्मत ही खराब है। ठीक है, और अगर मैंने बोल दिया कि लक का रोल नहीं है तो फिर आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं कि यार लक का तो कोई रोल नहीं है, वो वैसे डिप्रेशन में आ जाएंगे, यार मैं मेहनत नहीं कर रहा। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता लक क्या होता है। अगर आप इस चीज़ को लक कहना चाहते हैं कि मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ पाया तो आई एम लकी। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छी PSU में जॉब कर पाया तो आई एम लकी। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आज आपके बीच में एज एन IPS आया हूँ तो आई एम लकी। बट साइमल्टेनियसली अगर आप ये देखें कि -5 मार्क्स आए थे तो आई एम अनलकी। अगर आप ये देखें कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू में फ़ेल हो गया था तो आई एम अनलकी। अगर आप ये देखें कि मैं UPSC में एक बार प्री में और 2 बार इंटरव्यू के बाद फेल हो गया तो आई एम अनलकी। तो मुझे नहीं पता कि मैं लकी हूँ या अनलकी। जी मैडम बताएं। मेरी सबसे बड़ा रोल किसका है? एक्चुअली आपकी सफलता के पीछे सबका रोल होता है। आपको लगता है कि किसी एक इंसान का रोल है, लेकिन जो सबसे मेजर रोल है वो मेरे टीचर्स का है। वो चाहे मेरे 5वीं क्लास तक के टीचर चंद्र सिंह जी हों, चाहे वो मेरी 6th क्लास की मैडम श्रवणी मैम हों, चाहे वो मेरी 7th क्लास की क्लास टीचर गीता मैम हों, चाहे वो मेरे 8th क्लास के क्लास टीचर गोपाल जी सर हों, चाहे वो मेरे 9th क्लास के क्लास टीचर या बाकी के टीचर बनवारी जी हैं, या मेरे 11th-12th के क्लास टीचर्स उत्तम सर रविंद्र सर हों, या मेरे कोचिंग के टाइम के मनोज सर हों, या मेरी अपनी कोचिंग UPSC की कोचिंग के टाइम पे करम सर हों, वाधवा सर हों, सबका रोल है। मेरे फ्रेंड्स का रोल है, फैमिली का है, ठीक है, बाकी मेरा तो है ही, ठीक है। जैसे कोटा का आपने बताया कि वहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं, जी जी। तो इसका मुख्य कारण क्या निकल के आ रहा है? बच्चे यहाँ भी डिप्रेशन में आ रहे हैं, इस लेवल पे भी आर्ट्स के बच्चे हैं वो भी डिप्रेशन में। सर ये बड़ा इशू चल रहा है, हम कैसे मोटिवेट करें बच्चों को? जी जी। जो हमसे पहले वाली पीढ़ी थी ना, उससे जो पहले वाली पीढ़ी थी उसने अपनी लाइफ में सिर्फ गरीबी ही देखी थी। मेरे दादाजी जो थे या उनकी जो पीढ़ी है, तो उनके लिए अपने बच्चों से सिर्फ इतनी सी उम्मीद थी कि वो कुछ ढंग का कमा लें और ढंग का कुछ घर बसा लें। अब मैं कोई इस पे मतलब मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ कि मैं ये वाली बात आपको बहुत
तथ्यों के साथ, बहुत सारे फैक्ट्स के साथ मैं बोल पाऊँ। लेकिन मैंने कहीं एक इंटरव्यू देखा था, मैं भी इस बात से होता है, तो एक साइकोलॉजिस्ट ही हैं, उनका मैंने इंटरव्यू देखा, तो वो कह रहे हैं कि 80s के बाद के जो पेरेंट्स हैं ना, उन्हें पता नहीं, ये लग रहा है कि मैं अपने बच्चे को पता नहीं क्या बना दूं। तो बच्चों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है आज की डेट में, और हम शायद उन बच्चों को एक्सपेक्टेशन तो हम उनको रोज़ बता रहे हैं, लेकिन उन एक्सपेक्टेशन के फेलियर पे डील कैसे करना है ये हम नहीं सिखा रहे। तो ये जो फेलियर है वो एक पूरी पीढ़ी का फेलियर लगता है मुझे। अब मुझे नहीं पता मैं कितना ठीक हूँ कितना गलत हूँ, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक पीढ़ी ने, अब क्योंकि हमारे पापा वाली जो पीढ़ी है ना, उन्होंने थोड़ी नौकरी वोकरी कर ली, उन्होंने थोड़े पैसे वैसे कमा लिए, अपनी स्कूल की हमारी फीस अच्छी अच्छी भरने के लायक हो गए, वो थोड़ी गाड़ी वाड़ी खरीद ली, किसी ने मकान तो बना ही लिया एटलीस्ट। तो अब उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, और जो हमारे बच्चे हैं उनको लगता है कि जो फैमिली की एक्सपेक्टेशन है, अगर मैंने उसको पूरा नहीं किया फेल ही हो गया। तो मैं भी शायद ये एक रोल प्ले करता हूँ। ठीक है जी, ठीक है सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर। आप लोगों ने इतनी देर यहाँ पे बैठ के हमारा ज्ञान सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिस कंसंट्रेशन के साथ सुना, क्योंकि पहले मुझे लगता था ना कि वहाँ बैठ के कि टीचर कुछ भी बकवास करे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, अपन कुछ भी कर रहे हैं, वो भी कुछ भी कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। फिर मैंने कुछ दिन के लिए, ये कभी फिर बताऊँगा मैं, कुछ दिन के लिए मैंने कुछ स्कूलों में पढ़ाया है, तो जैसे ही मैं इस तरफ आया ना, तब मुझे पता चल गया कि टीचर को सब दिखता है। ठीक है तो अब मैं उस नज़र से देख सकता हूँ, ठीक है। तो सर और बोल जाते हैं नहीं, तो मैं जिस कंसंट्रेशन के साथ आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, और फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।